उत्तराखंड का जब जन्म हुआ तो एक लंबे संघर्ष के बाद हुआ, एक आंदोलन के बाद हुआ। लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड में एक ऐसा आंदोलन है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, और वो बात है यहाँ के मूल निवास की। यानी कि मुद्दा है मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर। राज्य आंदोलनकारी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, प्रदेश के तमाम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि मूल निवास को लेकर तमाम चीजें स्पष्ट होनी चाहिए और मूल निवास का जो हक है वो मिलना चाहिए। शहीद आंदोलनकारियों का जो शहीद स्थल है, राज्य आंदोलनकारियों का, उस स्थल से हम इस रिपोर्ट को शुरू कर रहे हैं और आपको ये पूरा बताएंगे कि किस तरीके से जो मूल निवास की बात उठ रही है और जो आने वाले समय में तमाम गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के लोग देहरादून में एकत्रित होने वाले हैं मूल निवास को लेकर, और जो सरकार से उनकी नाराजगी है, ये जो आंदोलन है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें क्या कुछ होगा, मूल निवास और स्थायी निवास का फर्क क्या है और क्यों आखिर उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि मूल निवास यहाँ पर देना चाहिए, और मूल निवास का जो आंदोलन है वो आखिर क्यों अब आगे उग्र होता चला जा रहा है। ये तमाम जो बातें हैं वो स्पष्ट करेंगे इस रिपोर्ट में, और तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे कि मूल निवास और स्थायी निवास का आखिर फर्क क्या है, और जब मूल निवास यहाँ पर जब मिलेगा तो उससे क्या चीजें जो है ठीक होने वाली हैं। यानी कि राज्य की जो स्थापना हुई उससे पहले भी एक बड़ा आंदोलन चला, लेकिन राज्य बनने के बाद भी आज भी मूल निवास का मुद्दा सामने खड़ा है। उत्तराखंड राज्य गठन ही एक बड़े आंदोलन के बाद हुआ, लेकिन आज भी एक ऐसा मुद्दा है जो आंदोलन की तरफ इशारा कर रहा है। ये मुद्दा है उत्तराखंड में मूल निवास लागू करने का। ऐसा नहीं है कि मूल निवास का मुद्दा सिर्फ उत्तराखंड में ही उठा हो। देश में विभिन्न राज्यों में उनके गठन के बाद ये प्रभावी रहा है, लेकिन वहां की सरकारों ने समय रहते इस पर तत्परता दिखाई और वहां ये मुद्दा तूल नहीं पकड़ा, जबकि उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बना और आदेश हुआ कि राज्य में पिछले 15 सालों से जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा। यानी कि 1985 के बाद जो लोग यहाँ बसे उनको स्थायी माना जाए। लेकिन समय समय पर इसमें बदलाव हुआ और सबसे बड़ी वजह बनी कि कट ऑफ डेट को लेकर स्पष्टता खत्म हो गई और उसके बाद स्थायी निवास बनते चले गए। यही वजह रही कि आज ये राज्य में बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा चूंकि गंभीर है और ऐसे में हमने राज्य आंदोलनकारियों से इस मुद्दे पर बात की है, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के लोग एकत्रित होकर बड़ी रैली करने जा रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर आंदोलनकारी क्या कहते हैं, यहाँ ये जानना भी जरूरी है। और मूल निवास पर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती साहब हैं। प्रदीप जी, मूल निवास की लगातार बात हो रही है। आंदोलन से उत्तराखंड बना, लेकिन उसके बाद भी एक आंदोलन है जो मूल निवास को लेकर है। अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, निश्चित रूप में जिस प्रकार से राज्य बनने के बाद हमें आज पुनः अपनी पहचान के लिए, अपने अधिकारों के लिए, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने एक पहल बहुत पहले से एक बात की शुरुआत करी थी और वो लगातार उस पहल में चली थी। लेकिन 2012 के बाद जो हमने वो किया था उस समय, तो उसके बाद थोड़ा सा हमें लगा कि सरकारें कुछ करेंगी, लेकिन उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ जिस प्रकार से आबादी का जो घनत्व बढ़ता जा रहा है और बाहरी लोगों का एक अनावश्यक एक कुछ न कुछ रणनीति के तहत भी कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि तमाम उत्तराखंड के जिस उद्देश्यों को लेकर इस राज्य की परिकल्पना की गई थी, आप ये देखिए कि हम उससे इतर हटते चले जा रहे हैं। मूल निवास एक ऐसी व्यवस्था होती है किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश के अंदर, कि 1950 से जो लागू होती है, लेकिन मुझे कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि केवल सारे प्रयोग जो है उत्तराखंड के अंदर किए जा रहे हैं। आप ये लगाइए कि हमारा जो है 4th क्लास से लेके क्लरिकल से लेके तमाम लोग हमारे उस रोजगार पर निहित नहीं हो पा रहे हैं। हम अपनी जो योजनाएं हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए थी, उन योजनाओं का लाभ हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं, किसी भी स्वास्थ्य से लेके तमाम से लेके जो भी पर्यटन से लेके तमाम व्यवस्थाएं, उसमें अचानक एक खेप बाहर से आती है और वो उनका ऊपर जो है एक तरह से मैं कहूँगा कि उनका ही अंकुश एक उस पर चढ़ गया है। तो इस बात को लेके 24 तारीख को लेके जो है अब हम लोग क्योंकि बड़ी लामबंद रैली करने जा रहे हैं, उसमें जो है मूल निवास को लेके और तमाम तरीके से जो लोग इसमें जो उनको लगता है कि जो 42 शहादतें इस राज्य के लिए दी गई थी, कहीं ना कहीं अब मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि उन युवाओं में वो बात आ रही है जो हम चाहते थे। आपने देखा होगा कि अभी जो है हमने अगस्त में इतनी बड़ी रैली मूल निवास को लेकर लगी थी और लोगों में जो जोश था, खरोश था, अपने आप लोग स्वस्फूर्त निकल के आए थे। ऐसे ही अब 24 तारीख को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से हमारी ये अपील थी कि जो आपने जो एक कमेटी बनाई थी, उसके बावजूद न तो आपने सशक्त भू कानून और मूल निवास ये कहाँ से किसके आधार पर, न कोई ऐसा शासन आदेश आया हुआ, न कुछ ऐसा है। आप ये लगाइए कि तमाम झारखंड से लेके वहाँ 1932 मांग रहे हैं, 1932, और हम 1950 कह रहे हैं कि जब जो है उसके बाद बना। सरकार ने अगर उसमें कुछ भी पहल ऊपर नीचे जो करना है उसको सकारात्मक दृष्टि से सोच के उसमें बात करनी चाहिए और उन मूल उद्देश्यों पर लेके
तमाम मैं कह रहा हूं कि इसमें मूल निवास के लोगों पे कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मूल निवास का मतलब ये जो हमारे भगवानपुर का जो सैनी परिवार भी है या दूसरे समाज का परिवार का है, दलित समाज का परिवार है, वो पिथौरागढ़ से लेकर चक्रोता, चमोली, पूरे तमाम उन 13 जिलों के अंदर जो लोग 1950 से यहाँ वास कर रहे हैं, उन सबका, हमारे पंजाबी बंधु से लेके, दलित समाज से लेके, जो तराई के जो क्षेत्र के लोग हैं, उन सबका इसमें अधिकार है। किसी के अधिकारों को हनन नहीं हो रहा है, लेकिन पहला अधिकार उसका ही बनता है। अगर कोई, मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर 1950 से यहाँ रह रहा है, उसको उसका अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहा है, वो वंचित क्यों रह जा रहा है। और बाहर से आके हमारी जो जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी खराब हो रही है, उस डेमोग्राफी का आने वाले समय में, हम सीमांत प्रदेश के लोग हैं, हम लोग जो है 9 जिले, जो हमारे जो 9.5 जिले, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नैनीताल और देहरादून जिस प्रकार से आधा पहाड़ से जुड़ा हुआ है, तो 9.5 जिले जो है, जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य की परिकल्पना हुई थी, ये तभी पूरी हो पाएगी जब हम सशक्त भू कानून और मूल निवास, जो एक मूल, जो उस शब्द से ही आप उसको समझ रहे हैं, इसके लिए हमें जब तक प्रगाढ़ता, हमारे को इसका अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये हम जंग जारी रखेंगे। मूल निवास को खत्म करने को लेकर भी कोई शासनादेश नहीं हुआ। पहले हमने देखा कि मैं खुद की बात करूं तो मूल निवास बनाया जाता था, फिर स्थायी निवास आया। अब मूल निवास को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, अचानक से गायब हो गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर मूल निवास होता है तो कितना राज्य के जो 9.5 पर्वतीय जिले खासतौर पर कह रहे हैं, उनको फायदा मिलने वाला है, और इस सामान्य आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को मूल निवास का एक महत्व पता चल सके, वो क्या है? देखिए, मूल निवास आपने जो बात कही, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि 9 जिलों को लेके 9.5 जिलों में जिस प्रकार से पहाड़ में विकास और रोजगार और संस्कृति और उसको लेके जो एक लड़ाई थी, उस लड़ाई को हमने जीता। हमें बड़ा फक्र था अपने ऊपर कि हम जल जंगल जमीन के उसको लेके, संसाधनों को लेके, जड़ी बूटियों को लेके, तमाम धर्म, संस्कृति, पर्यटन को लेके हम लोग बड़े दम भरते थे कि हमारे पास आय के इतने स्रोत हैं और हम लोग बहुत, हमारा एक विकसित राज्य होगा। निश्चित रूप में उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पे चल रहा है, लेकिन ये ऐसा विकास जिसमें हमारे ही लोग रोजगार के लिए जो है हाथ बाहें खड़े रहें, दूसरे प्रदेशों पे जाने के लिए पुनः वो हो जाएं, हमारे अपने पहाड़ खाली हो जाएं। और जो नई पीढ़ी है, आप ये देखिए कि बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन, पहले के लोग क्यों प्राइमरी स्कूल में, हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल से लेके तमाम तराई के क्षेत्रों में जो है विद्यालयों में हमने शिक्षा प्राप्त करी, लेकिन आज भी हम अपने रोजगार के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है विस्मयबोधक चिन्ह जरूर लग रहा है, क्वेश्चन मार्क जरूर लग रहा है। तो नई पीढ़ी इतने अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी, वो आज अपने रोजगार के लिए, अपने, मैं कह रहा हूँ कि चाहे स्वयं का भी रोजगार क्यों ना हो, उसके लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मूल निवासियों को अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश ने भी तत्काल एक सेवा निकाली है, उसमें मूल निवासी स्पष्ट लिखा हुआ है। तो मुझे दुख इस बात का है कि जो लोग अपने उस प्रदेश में भी मूल निवास का अधिकार ले रहे हैं और यहाँ स्थायी निवास का ले रहे हैं। भाई, मैं जब यहाँ का बासिंदा हूँ, मुझे किस बात का स्थायी है? मुझे ये स्थायी कर दिया और मूल से आप बाहर करने जा रहे हैं, तो किस बात की? वो मेरे जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी जो खेती बाड़ी है, जो सीढ़ीदार जो खेत है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तराई के क्षेत्र में तमाम जो बासमती की खेती करते थे, तमाम जो वहाँ पे गन्ने की खेती करते थे, उन किसानों का क्या दोष है कि उनके आज के बच्चे अगर पढ़े लिख के किसी रोजगार की दृष्टि में जाना पड़ रहा है, तो क्या वो अपने मूल निवास का उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो तमाम वो लोग, हमारे जो लोग उस समय आज़ादी के बाद से हमारे जो पंजाबी समाज के लोग भी यहाँ पे स्थापित हुए हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर में हो, काशीपुर में हो, पटेल नगर में हो, यहाँ पे देहरादून में हो, तमाम चीजें हैं, तो उनको भी उन्हीं का अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो कुकृति हो, बिष्ट हो, नेगी हो, हमारे जो दलित समाज से लेके, पिछड़े क्षेत्र से लेके, तमाम उन लोगों का अधिकार इसमें बनता है। और नई पीढ़ी को इस बात को अगर नहीं समझेगी, तो मुझे इसमें बड़ा कहने में कोई गुरेज नहीं है कि फिर जो पलायन का जो एक जो सूचकांक होगा, वो बड़ा गति से आगे बढ़ेगा। इसको लेके कहीं ना कहीं उनको लामबंद होना होगा। और 24 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से, इसमें आपने देखा होगा कि हमारे संस्कृति प्रेमी भी, मुझे फक्र है कि चाहे कुमाऊं से लेके, गढ़वाल से लेके, चक्रोता, चमोली से लेके, सब लोग इसमें अब लामबंद हो रहे हैं। वो संस्कृति प्रेमी भी उसकी अपील कर रहे हैं। 24 तारीख को हम लोग परेड ग्राउंड से और शहीद स्मारक तक इसको जो है एक रैली का आयोजन करने जा रहा है। उसमें सबकी प्रतिभाग करने की हम अपेक्षा कर रहे हैं। एक सवाल मेरा और है, एक शासनादेश में देखता हूँ कि उसमें लिखा हुआ है कि एक तो स्थायी यहाँ पर आपका घर होना चाहिए और 15 साल, लेकिन उसमें कट ऑफ डेट नहीं दी, तो इससे कितना कंफ्यूजन पैदा हो गया? वो उसी कुछ अधिकारियों ने, कुछ लोगों ने उसी अधिकार का दुरुपयोग करके, आज जो आदमी कल आ रहा है वो भी अपने पिछले 15 साल का खाली किरायानामा दिखा रहा है किसी के बिजली के बिल को लेके। उसी से मैं बार बार जो मूल निवास, स्थायी निवास, इन्होंने स्थायी निवास पे भी ईमानदारी नहीं बरती। अगर ये कट ऑफ डेट 2000 भी हम इसको मानते जो थी, तो 2000 से पहले 15 साल 85 माना जाना चाहिए था। तो अगर अब हो क्या रहा है कि जो कल भी आ रहा है वो पिछले 15 साल का रिकॉर्ड दिखा रहा है। और कई लोग इतनी बेईमानी पे उतर रहे हैं कि आए हुए उन्हें 2 साल नहीं हुए और वो पिछले किरायानामा खाली लिख के ही तो देना है।
ना उसमें कोई ऑथेंटिक जांच हुई, ना कोई रेवेन्यू जांच हुई कि हाँ ये 15 साल से यहाँ रह रहा है, ऐसा क्या जांच है। तो वो कहीं ना कहीं हम अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं। उद्योगों में हमने 70% स्थानीय लोगों के लिए जो है अधिकार मांगे थे, हम उस अधिकार से भी वंचित होते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में, रोजगार में, हमारे जो स्वरोजगार को लेके और जो नीतियां जो हमारी जो विशेष सरकारें जो समय समय पे चलाती हैं उनको पलीता लग रहा है। और हमारे जो लोग हैं, जो हमारे तमाम जो किसान से लेके बेरोजगार से लेके तमाम जो और लोग हैं, उनके हाथ से ये सब चीज़ें छीनती चली जा रही हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जो है बैक पे खड़े हो रहे हैं। अंतिम सवाल है, रास्ता क्या देखते हैं आपकी, किस तरीके का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि 23 साल हो गए हैं और ये मसला पूरा सुलझ जाए, क्योंकि जो पिछले की सरकारें रही वो गंभीर नहीं रही इस मसले को लेकर। क्या रास्ता है, क्या सुझाव है आपका सरकारों के लिए? इस सरकार से मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उम्मीद के साथ उनसे ये अपील भी करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है जिस ऊर्जा से वो काम करना दिखा रहे हैं, जिस तरह से उनका कम्युनिकेशन केंद्रीय सरकार के साथ या प्रधानमंत्री के साथ बना हुआ है, उन्हीं उद्देश्यों को लेके ये मूल निवास जब हम यहाँ पे उस चीज़ की जो यहाँ से एक तरह से वो उसको पास कर देते हैं तो केंद्र से उसको जारी कराना अगर उनको वो औपचारिकता लगती है, अदरवाइज तो ऐसा कोई इसमें है नहीं, ये राज्य स्तर का मामला है। लेकिन अगर उन्हें फिर भी कोई ऐसी औपचारिकता पूरी करनी है वो उस औपचारिकता को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भी हमें लग रहा था कि अब दोनों प्रदेश में तीनों तक हमारे जो है यहाँ से भाजपा की पूरी सरकारें हैं, हम अपने जो है हमारे जो उत्तर प्रदेश से जो अधिकार लेने थे हम वो भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे राज्यों को लेके स्थायी और मूल को अलग करना पड़ेगा। स्थायी की कट ऑफ डेट ईमानदारी से उसकी जारी करनी पड़ेगी और जो पिछले कुछ जो है आप ये देखिए कि शिक्षाओं में तमाम विभागों में जिस प्रकार से फर्जी डिग्रियों को लेकर लग रहे हैं, कहाँ से हो रहा है ये सब चीजें, तो उस पर जो मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं और उस जो हमारी विधायिका है उनसे भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो थोड़ा सा ईमानदारी बरतें और अपने मूल उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ें। ये एक साजिश थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वोट बैंक की खातिर उस साल जो है 2012 से इसमें जो स्थायी और मूल को जो है एकदम गायब कर दिया गया और स्थायी का जो है प्रचार प्रसार कर दिया गया। धन्यवाद प्रदेश जी आपसे बातचीत के लिए। तो बड़ा मुद्दा है मूल निवास का और एक बड़ा आंदोलन की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें यहाँ के जो संस्कृति के प्रेमी हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। राज्य आंदोलनकारी मंच के तमाम लोग, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी शामिल हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इसमें बीच का रास्ता क्या कुछ निकल कर आएगा ताकि ये मसला हल हो सके। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि मूल निवास और स्थायी निवास में अंतर क्या है और ऐसी क्या वजह है कि उत्तराखंड में मूल निवास लागू करने की मांग बढ़ती जा रही है, और अगर मूल निवास लागू होता है तो इससे राज्य को क्या फायदा मिलता, और अब इसे लागू करने के लिए किस तरह की आवश्यकता है। यहाँ रही मौजूदा सरकारों से क्या वाकई में ये बड़ी भूल हो गई कि उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। क्या अब इसे लागू करना आसान है और इसका रास्ता क्या है? इन सब सवालों के जवाब के लिए जरूरी था किसी एक्सपर्ट से बातचीत करना। हमने इसके लिए इस मुद्दे पर जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा से बातचीत की ताकि हम इसकी गहराई को समझ सकें और आपको बता सकें। और उत्तराखंड में मूल निवास की जरूरत और जिस तरीके से चर्चा में इस वक्त बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा मौजूद हैं। राणा जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मूल निवास की बात एक बार फिर से आ गई है। लगातार राज्य आंदोलन से ही बना, लेकिन आंदोलन इस वक्त मूल निवास को लेकर भी है। आप किस तरीके से देखते हैं, मूल निवास क्या है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? देखिए, मूल निवास का जो विषय रहा, आज़ादी के बाद भारत में जितने नए राज्यों का गठन हुआ और खासकर जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड उस दौर में उत्तराखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 अन्य राज्य भी बने। और नए राज्यों में मूल निवास का मुद्दा जितना उत्तराखंड में प्रभावी रहा उतना वहाँ भी प्रभावी रहा उन राज्यों में, लेकिन उन राज्यों की सरकारों ने अपने क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए, अपने राज्य के नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को तूल पकड़ने से पहले ही सुलझा लिया। उत्तराखंड में ऐसा नहीं हुआ। उत्तराखंड सरकार इसको लेकर के उतनी गंभीर नहीं रही। अब दरअसल विषय उठता है कि मूल निवासी और स्थायी निवासी। अब जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत के मूल निवासी हैं, ठीक, और स्वाभाविक सी बात है कि भारत में वो किसी न किसी राज्य में रह रहे हैं तो वो उस राज्य के मूल निवासी होंगे, ठीक, चाहे उनकी पीढ़ियां कब से रह रही हैं। लेकिन जब राज्य बना तो राज्य बनने के बाद डोमिसाइल को लेकर के, एक कट ऑफ डेट को लेकर के बात उठने लगी कि भाई एक कट ऑफ डेट होनी चाहिए कि कब से कब माना जाए। अब संवैधानिक व्यवस्था में कहा गया है कि 1950 जब संविधान लागू हुआ उसके बाद 1950 से जो लोग भारत में रह रहे हैं, यहाँ जिन जगहों पर रह रहे हैं, जिन राज्यों में रह रहे हैं, वो वहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे। ठीक, समय समय पर इसमें अनेक विषय उठते रहे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और समय समय पर इसमें भारत सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किए गए और कई संशोधन भी निकल कर गए।
अब उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद स्थायी निवास का विषय उठा कि भाई राज्य में स्थायी निवासी कौन है। अब यह बात उठी तो फिर यह निकल के आया कि जब राज्य बना तो उसके बाद 2001-2 में तत्कालीन उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि जो लोग उत्तराखंड में राज्य बनने से 15 साल पूर्व से निवास कर रहे हैं वो लोग यहाँ के स्थायी निवासी माने जाएंगे और उनको यहाँ के स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और उसका ये आदेश भी है। ठीक, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि इसमें सरकारों ने बदलाव किए और ये बदलाव उत्तराखंड के हितों को चोट पहुंचाने वाला साबित हुआ। क्योंकि देखिए, डोमिसाइल या स्थायी निवास की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको जब आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं या आप कहीं किसी राज्य में ज़मीन खरीदते हैं या आपको जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाना होता है। ठीक है, अब देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में जो प्रांत रचना है वो संविधान का विषय है और जब कोई राज्य बनता है तो उस राज्य की जो नौकरियां हैं, जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग की नौकरियां हैं, उन नौकरियों पर वहाँ के राज्यों के मूल निवासियों का मूल अधिकार होता है और यही उनके क्षेत्रीय हित भी होते हैं। इन्हीं को लेकर के संवैधानिक व्यवस्था में लेजिस्लेचर की व्यवस्था की गई है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, जो राज्य की सरकार है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में जो राज्य बनने के बाद क्योंकि यहाँ जिन विषयों को लेकर के हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, उसमें शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, विकास, ये तमाम मुद्दे थे जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में रहते हुए प्रभावित हो रहे थे। राज्य बनने के बाद इन चीज़ों को लेकर के जब बात आई तो जब परीक्षाएं यहाँ पे शुरू हुई सरकारी नौकरियों को लेकर के, तो चूंकि उत्तराखंड में तो ढांचागत व्यवस्थाएं थी नहीं तो यहाँ के लड़के तैयारियों में उतने रहे नहीं और हुआ ये कि अन्य राज्यों के युवक उसमें प्रभावी रूप से आ गए। तत्कालीन सरकार को ये सोचना चाहिए था उत्तराखंड के हितों को लेकर के, यहाँ के युवाओं के हितों को लेकर के, लेकिन उसने गंभीरता नहीं दिखाई और वो ये मुद्दा वहीं से पनपा और उसके बाद ये अब इतना गंभीर हो गया है कि इसने उत्तराखंड के पहाड़ी हितों को, पहाड़ी राज्य जिलों में रहने वाले लोगों के हितों को अपने क्या कहें अपने आगोश में, अपने गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है और उनके हक हकूक प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ की ज़मीनें बाहर बिक रही हैं, यहाँ कि रोजगारों में जो अन्य राज्य के युवा हैं वो आ गए हैं, यहाँ के युवाओं का जो हक है वो प्रभावित हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि क्षेत्रीय आपस में कटुता भी बढ़ रही है। ठीक, रोजगार पे युवा सबसे पहला जो हक होता है वो बेरोजगार का होता है और उस राज्य के बेरोजगार का होता है। अब इसमें हुआ ये कि यह मामला जब 2002 में इसमें शासनादेश आया तो उसमें ये व्यवस्था थी कि भाई 2000 में राज्य बनने के बाद जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको लेकर के कहा गया कि जो 15 साल पूर्व है ना, यानी कि 1985 से जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो स्थायी निवासी माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन समय समय के साथ इसमें बदलाव होते रहे और इसमें बदलाव इतने हो गए कि 15 साल तो कहा गया लेकिन कट ऑफ डेट को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें अस्पष्ट हो गई और उसका खामियाजा ये हुआ कि आज 23 साल के बाद जो लोग यहाँ 10-15 सालों से रह रहे हैं वो भी यहाँ के स्थायी निवासी हैं। तो अब हुआ ये कि यहाँ की नौकरियों में, यहाँ के जो हक हकूक हैं उसमें जो यहाँ के निवासी हैं उनका प्रभाव कम हो गया और जो बाहर से लोग आए उनका प्रभाव बढ़ गया और यही कारण है कि आज के डेट में उत्तराखंड में मूल निवास या स्थायी निवास को लेकर के ये जन जागृति आंदोलन शुरू हो रहे हैं। लोग इसको अपना समर्थन भी दे रहे हैं। सर, जिस तरीके की आपने कहा कट ऑफ डेट नहीं दी, यानी कि 15 साल हो गए, इसमें एक चीज़ ये भी रखी गई कि उसका अपना यहाँ पर मकान होना चाहिए, तो एक तो कट ऑफ डेट अगर होती तो इस तरह की दिक्कतें नहीं होती। लेकिन अगर दोनों चीज़ की जो मांग है कि स्थायी भी होना चाहिए जो लोग रह रहे हैं लेकिन मूल निवास अगर उनका हो तो उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा, आपको लगता है कि जिस तरीके से मसला है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सुलझ पाएगा? सरकारें गंभीर तो नहीं रही, आपने शुरुआत में कहा, आप ये सुलझ पाएगा? क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं के लोग एक बार एकत्रित होने की भी बात चल रही है कि देहरादून आने वाले आंदोलन के। देखिए, सरकारों में, लोकतंत्र में सरकार की यही व्यवस्था है कि वो अपने राज्य के नागरिकों को, अपने नागरिकों के हितों का ध्यान रखें। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। ठीक है, अब उत्तराखंड शासन में जो सचिवालय प्रशासन विभाग रहा है, इसने जब जब भी डोमिसाइल को लेकर के आदेश जारी किए वो कहीं ना कहीं यहाँ के मूल निवासियों के हितों को प्रभावित करते हुए दिखाई दी। हम उन पर सीधे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उससे कहीं ना कहीं यहाँ के निवासियों के मूल के जो हक हकूक हैं वो प्रभावित हुए और यही कारण है कि जो रिजर्वेशन का इशू रहा, जिसमें
अलग अलग राज्यों में रिजर्वेशन की अलग अलग व्यवस्था होती है और ये व्यवस्था वहाँ के मूल निवासियों के आधार पर होती है। जो जहाँ का मूल निवासी होगा उसको उस आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। कई जातियाँ ऐसी हैं जो उत्तराखंड में आज नौकरियाँ कर रही हैं, लेकिन वो उत्तराखंड की निवासी नहीं है, उनकी यहाँ की मूल जातियाँ भी नहीं हैं, ठीक है। वो यहाँ कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं शासन का लूप होल्स रहा, हमारी व्यवस्थाओं का लूप होल्स रहा, लेकिन इसने क्या किया कि समाज में एक वैमनस्य बढ़ा दिया, लोगों के मनों में कटुता भी बढ़ा दी है। अब व्यवस्था ये कही गई है कि पैतृक निवासी और आपका स्थायी आवास होना चाहिए, ये दोनों अलग व्यवस्थाएं हैं। पैतृक निवास आदमी का बहुत पीढ़ियों से हो सकता है, स्थायी निवास तो आप कभी भी बना सकते हैं, ठीक है ना। सीमेंट का एक ढांचा आपने कंक्रीट का ढांचा खड़ा किया, वो आपका स्थायी निवास हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर के सरकार को कमेटी बनानी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार ने यहाँ पे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के कमेटियाँ बनाई हैं, ऐसे ही एक कानूनी कमेटी बनाए और उस पर उत्तराखंड को लेकर के चीज़ों को स्पष्ट करें। एक जांच रिपोर्ट आई, उसमें निकल करके आई कि हाँ भी चीज़ें किस प्रकार की प्रभावित हो रही हैं। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले समय में उत्तराखंड की नौकरियों में, उत्तराखंड के विभागों में उत्तराखंड के निवासी कम होंगे, अन्य राज्यों के निवासी यहाँ ज़्यादा नौकरियाँ पे होंगे और वो दिखने भी लगा है। और यही कारण है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये तमाम वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पहाड़ी राज्य, पहाड़ के लोगों के हक और हित दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अब सर, क्योंकि अब 23 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए, तो अभी लगता है कि जो लोग अब एकत्रित हो रहे हैं इसका कुछ हल निकल पाएगा? जैसा आपने कहा, कमेटी बनानी चाहिए, सरकार गंभीर है उसके। देखिए, ये निर्भर करता है सरकार की मंशा पे, राजनीतिक दलों की मंशा पे। छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने और अभी 1970 के आसपास ये मसला महाराष्ट्र में भी काफ़ी हुआ। तो मैं महाराष्ट्र को तो नहीं जाऊंगा, लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड हमारे साथ ही बने राज्य हैं, इन राज्यों ने इन मसलों को कानूनी पहलुओं को गंभीरता से देखा, कमेटी बनाई, उसकी जांच की, ठीक है। और अपने राज्यों के हितों को देखते हुए, ताकि वो हित प्रभावित ना हो, उन्होंने इस पर निर्णय लिया। और आप देखिए कि उत्तराखंड के अलावा ये मुद्दा कहीं नहीं है, जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों उत्तराखंड के साथ राज्य बने थे, लेकिन ये मुद्दे वहाँ प्रभावी नहीं हैं, ठीक है। वहाँ उनकी सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए नहीं, अपने राज्य के हितों के लिए और अपने राज्यवासियों के हितों के लिए अपने जो वहाँ के जो निर्णय लिया वो राज्य के हित में लिया, ठीक है। और यहाँ सरकार जो रही हैं राज्य बनने के बाद से, तो इस मामले में विफल रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जनता से जब हम बात करते हैं तो इससे राजनीतिक दलों की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि भीड़ वोट बैंक का हिस्सा होती है, ठीक है। क्षेत्रीय आदमी आपसे अपने हितों के लिए नाराज होगा, ठीक है, वो आपको वोट दे ना दे, लेकिन कल के दिन जिस तरह से आपने किसी, अगर आपके इन निर्णयों से कोई आदमी आकर के बसता है तो आपका वोट बैंक हो गया, स्थायी वोट बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो वोट बैंक को लेकर के भी चीज़ें रही हैं। मैं समझता हूँ कि सरकारों को वोट बैंक से बाहर आना चाहिए और राज्य के निवासियों के लिए, उनके हितों के लिए निर्णय लेना चाहिए। और यही चीज़ें किसी राज्य की सरकार के नेतृत्व को स्थापित भी करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत के लिए। और मूल निवास की आवश्यकता क्या है और किस तरीके से इस मसले को सुलझाया जा सकता है, इन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी। किसी भी राज्य में रोजगार उस राज्य की मूल जरूरत होती है और रोजगार पर हक होता है बेरोजगार का, और इस पर पहला हक है उस राज्य के बेरोजगार का। ऐसे में मूल निवास गायब हो गया और स्थायी निवास को ही आधार माना गया। अब सवाल यहाँ पर रही सरकारों पर भी है कि समय रहते इस पर निर्णय लिया जाता तो शायद आज ये परिस्थितियां पैदा ही नहीं होती। लेकिन अब इस समस्या को सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। हालांकि राज्य के लोगों की अब मूल निवास की लड़ाई कहां तक जाएगी और क्या परिणाम होंगे, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।